क्या कोई फिल्म सिर्फ मनोरंजन हो सकती है या वो एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार भी बन सकती है? आज हम एक काल्पनिक फिल्म धुरंधर 2 के एक विश्लेषण को समझने वाले हैं जो ये दिखाती है कि सिनेमा का इस्तेमाल एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर कैसे किया जा सकता है। तो इस विश्लेषण की शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाले दावे से होती है कि ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि एक राजनीतिक पार्टी का सबसे महंगा चुनावी विज्ञापन है। और हाँ, यही वो चश्मा है जिससे इस पूरी फिल्म को देखा गया है। तो यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर मनोरंजन और राजनीति के बीच की वो पतली सी लाइन है कहाँ, और ये फिल्म उसे कैसे पार कर जाती है? देखिए, इस विश्लेषण का तर्क है कि इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स यानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित वाला जो डिस्क्लेमर होता है ना, वो असल में एक कानूनी चीट कोड है। मतलब ये फिल्म बनाने वालों को पूरी आज़ादी दे देता है कि वो सच्चाई और कल्पना को ऐसे मिला दें कि देखने वाला ये समझ ही ना पाए कि सच क्या है और कहानी क्या। तो सवाल यह है कि ये होता कैसे? इस विश्लेषण के मुताबिक इसकी शुरुआत एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक तकनीक से होती है, और वो है माहौल बनाना। इसे कहते हैं इमोशनल प्राइमिंग। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि फिल्म के शुरू में ही देखने वालों के मन में एक बहुत गहरी, एक खास भावना पैदा कर दो, ताकि बाद में जो भी मैसेज देना हो वो उसे बिना सवाल किए आसानी से मान लें। ये विश्लेषण इसे एक बड़े दिलचस्प तरीके से समझाता है। सोचिए, जैसे कोई दुकानदार पहले तीखी मिर्च खिलाए और फिर मिठाई बेचे। मतलब पहले लोगों को इमोशनल करो, उन्हें गुस्सा दिलाओ या डराओ, और फिर अपना राजनीतिक मैसेज एक समाधान की तरह पेश कर दो, राहत की तरह। अब आती हैं अगली तकनीक, और ये तो और भी दिलचस्प है। यहाँ प्रोपेगेंडा सीधा सपाट नहीं है, बल्कि एक उल्टे तरीके से किया जाता है। कैसे? विलन से हीरो की तारीफ करवाकर। फिल्म में विलन एक लाइन बोलता है, जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। अब सुनने में तो ये एक शिकायत लगती है ना? लेकिन इस विश्लेषण के मुताबिक ये असल में एक तारीफ है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी बड़ी कमाल की है। सोचिए, जब किसी का सबसे बड़ा दुश्मन ही उसकी ताकत को मान ले, तो फिर देखने वालों के मन में उस ताकत पर कोई शक नहीं रह जाता। ये हीरो को और भी बड़ा बना देता है। चलिए, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे गंभीर हिस्से पर, जहां फिल्म पर सिर्फ भावनाएं भड़काने का ही नहीं, बल्कि हाल के इतिहास को ही पूरी तरह से बदलने का आरोप है। यहाँ ये विश्लेषण फिल्म के दावों और असलियत के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाता है। जैसे कि फिल्म में यह दिखाया जाता है कि अमेरिका और आईएसआई प्रधानमंत्री के खिलाफ थे, जबकि सबूत कुछ और ही कहानी कहते हैं कि हकीकत तो इसके ठीक उलट थी। इसी तरह फिल्म नोटबंदी जैसे एक बहुत बड़े फैसले को एक मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाती है। मकसद नकली नोटों को खत्म करना। कहानी तो बड़ी दमदार लगती है, पर सवाल यह है कि क्या आंकड़े भी यही कहानी सुनाते हैं? फिल्म का दावा है कि भारत में 60,000 करोड़ रुपए की नकली करेंसी भेजी जा रही थी। सोचिए, 60,000 करोड़! ये एक इतनी बड़ी और डरावनी संख्या है कि नोटबंदी जैसा कड़ा कदम भी बिल्कुल सही लगने लगता है। लेकिन इस विश्लेषण के मुताबिक उसी साल आरबीआई को असल में सिर्फ 43 करोड़ रुपए की नकली करेंसी मिली। एक तरफ 60,000 करोड़ और दूसरी तरफ सिर्फ 43 करोड़। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, प्रोपेगेंडा सिर्फ इस बात से नहीं होता कि क्या दिखाया जा रहा है, ये इस बात से भी होता है कि क्या छुपाया जा रहा है। और इस विश्लेषण के मुताबिक इस फिल्म ने बड़ी होशियारी से कई जरूरी बातें छोड़ दी हैं। तो आरोप यह है कि फिल्म जानबूझकर कुछ घटनाओं का जिक्र तक नहीं करती, जैसे पुलवामा हमले से पहले मिले इंटेलिजेंस इनपुट या फिर नोटबंदी की लाइनों में हुई मौतें। अब जाहिर है, जब आप ये सब हटा देंगे तो एक साफ सुथरी एक तरफा कहानी बनाना कितना आसान हो जाता है। और ये सारी तकनीकें ये सब मिलकर एक आखिरी मकसद पूरा करती हैं, जिसे ये विश्लेषण गैस लाइटिंग का नाम देता है। मतलब एक ऐसा हमला जो सीधे लोगों की याददाश्त पर किया जाता है। तो ये गैस लाइटिंग आखिर है क्या चीज? ये वो चालाकी है जिसमें कोई आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि जो आपने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना या महसूस किया, वो सब गलत था। ये आपकी अपनी सच्चाई पर ही सवाल खड़ा करने की एक चाल है। और इस विश्लेषण का सबसे बड़ा आरोप यही है कि यह फिल्म ठीक यही काम एक बहुत बड़े पैमाने पर करती है। ये उन घटनाओं को एक बिल्कुल नई कहानी में ढाल देती है जिन्हें लोगों ने खुद जिया है, अपनी आंखों से देखा है, और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद उनकी याददाश्त ही गलत है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के सामने छोड़ जाता है
कि क्या ऐसी फिल्मों को इजाज़त मिलनी चाहिए जो एक राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने और दूसरी को बदनाम करने के लिए सच्चाई और कल्पना को इस तरह मिला देती हैं? क्योंकि इस सवाल का जवाब कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय कर सकता है।